हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का जो पेपर है ना, तो उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में मैं आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कई बार रिपीट हुए हैं ना, तो उसी को यहाँ पर मैं समरी में थोड़ा थोड़ा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आपने तैयारी तो की होगी, आप यहाँ से भी थोड़ी तैयारी करके देख लीजिए। ठीक है, आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, इस समय मेरे पास बुक हिंदी मीडियम अवेलेबल है, मैं हिंदी में करवा रहा हूँ। बाकी कुछ वर्ड मैं इंग्लिश में भी यहाँ बोल दूंगा अगर कोई इंग्लिश वाला देख रहा है तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन वाले एग्जाम में हमेशा पाते हैं कि ये जो खेल कार्यक्रम होते हैं ना, इसमें कौन कौन सी समितियां, कौन कौन सी कमेटीज होती हैं। ठीक है, तो जो खेल कार्यक्रम प्रबंध है, अगर ये पूछेगा तो बता देना। मतलब ऐसा मैनेजमेंट जो आपने बिजनेस में पढ़ा होगा, क्योंकि बच्चे बिजनेस वाले कॉमर्स वाले हैं, तो ये जो प्रबंध है ना, इसका मतलब क्या है। इसमें यह है कि ऐसी योजना बनाई जाती है ताकि जो हमारे लक्ष्य है वो पूरे किए जा सके। तो इसको तो आप बना बना के बता सकते हो, लेकिन अगर आपको थोड़ा इसमें डिटेल में जानना है तो आप बताओगे। जो प्रबंध है ना, इसमें पहले प्लानिंग की जाती है, ठीक है, योजना, फिर उसके बाद यहाँ पे आयोजन किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, फिर स्टाफिंग किया जाता है, फिर निर्देशन यानी कि डायरेक्टिंग की जाती है, उसके बाद नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग की जाती है। ठीक है, तो आपसे देखो यहाँ पे मैं सिर्फ मेन मेन यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, मेन मेन मतलब मेन मेन, बाकी आपको करने तो सारे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो खेल के अंदर जो हम ये कार्यक्रम वगैरह का जो मैनेज करते हैं ना, इसका फायदा क्या होगा। तो इससे क्या होगा, काम अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, काम जल्दी से हो पाएगा। ठीक है, इससे विशिष्टीकरण के फायदे मिलेंगे, स्पेशलाइजेशन के फायदे मिल जाएंगे। ठीक है, त्रुटियां जो है ना, जो एरर्स होती है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, और जो फंक्शन है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो जल्दी से पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, ये बता रखा है कि जो ये जो कमेटीज वगैरह होती है, जो समितियां वगैरह बनती हैं, तो इनमें कौन कौन सी समितियां होती है। जो क्वेश्चन हर बार आता है, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से आनी आना कैसे ही पूछ सकता है। देखो ये सारी कमेटी है, सारी समितियां हैं, प्रचार समिति, स्वागत समिति। एग्जाम में इनमें से कोई एक पूछ लेगा और बोलेगा इसके दो कार्य बताइए, या केस स्टडी की तरह दे देगा, बोलेगा ये बताइए ये कौन सी कमेटी के काम होते हैं। बहुत सिंपल होता है, मुश्किल नहीं होता। अगर आपने एक बार सुन रखा है ना, आप बता दोगे। जैसे आपसे पूछा कि कोई कमेटी है वो पार्क को साफ कर रही है, ठीक है, और वो पार्क के अंदर जो है घास वास सही कर रही है, और जो खेल का मैदान है उसे अच्छे से कर रही है, तो वो किसका काम हो जाएगा। तो आप बता सकते हो किसका काम है। ये देखो, ये लिखा खेल मैदान व उपकरण समिति, जो उपकरण वगैरह खेल के सारा मैदान का काम करती है। और कोई अगर जो प्रचार कर रही है तो कौन सी होगी, प्रचार समिति होगी। एडवर्टीजमेंट कर रही है, मतलब बता रही है कि टूर्नामेंट होने वाला है, आप आइए। क्योंकि यहाँ पे समरी में बता भी रखे किसके क्या क्या काम है। ठीक है, ये डीओ की तरफ सपोर्टिव मटेरियल जारी किया गया ना, उसी में से मैं आपको यहाँ पे समरी में बता रहा हूँ। तो इसमें इतना जानना जरूरी है। और एक ये कमेटी के ऊपर आ रहा है प्राथमिक चिकित्सा समिति। मतलब जैसे डॉक्टर के आने से पहले जो इलाज किया जाता है ना, जैसे चोट वगैरह लग जाए खिलाड़ी वगैरह को, तो उसको इनिशियल जो ट्रीटमेंट दिया जाता है ना, वो फर्स्ट एड जो है, वही है ये कमेटी जो काम करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे। तो आगे का जब हम चैप्टर देखते हैं तो फिर हमें यहाँ फिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछे ना टूर्नामेंट क्या होता है, तो बोलोगे जब बहुत सारी जो टीम होते हैं उनको एक साथ जब मैच करवाया जाता है ना, तो वो टूर्नामेंट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे फिक्सचर क्या होता है, तो बोलेंगे फिक्सचर जो है ना, वो टूर्नामेंट में जो टीम भाग लेती है ना, तो उनको एक क्रम के साथ जो मैच करवाया जाता है ना, वो होता है फिक्सचर। ठीक है, तो जैसे मैचों के दिन कब होगा, तिथि क्या होगी, स्थान क्या होगी, ये तो आपको पता ही चाहिए होते हैं। टूर्नामेंट मैंने आपको बता दिया कि मैचों की वो श्रृंखला होती है जिसमें जो टीम होती है वो मतलब आपस में खेलती है, इसके बाद जो जीतेगा वो आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखो टूर्नामेंट होते कौन कौन से प्रकार है। तो मैचों की तो श्रृंखला है टूर्नामेंट। टूर्नामेंट एक होता है नॉकआउट, इसका मतलब होता है जैसे दो टीम खेल रही है, दोनों में से जो जीतेगा वो आगे, जो हारेगी वो बाहर। और जबकि लीग टूर्नामेंट क्या होता है, लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, जैसे मान लो चार टीमें हैं, ठीक है, तो ये टीम इसके साथ भी खेलेगी, इसके साथ भी खेलेगी, इसके साथ भी खेलेगी, और उसके बाद जब नंबर्स के कम हो जाएंगे तब वो बाहर होगी। जबकि इसमें क्या था, आप चार टीमें हैं, अगर इसके साथ खेलो तो एक बाहर हो जाएगी। ये होता है नॉकआउट टूर्नामेंट। जबकि लीग में क्या होता है कि उस टीम को हर किसी को खेलने का मौका मिल जाता है। फिर कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जैसे शुरू में हमने नॉकआउट करवा दिया, ठीक है, बाद में भी नॉकआउट करवा दिया जो फाइनल हो रहा है। ठीक है, इसमें शुरू में नॉकआउट, बाद में लीग, फिर लीग और लीग। समझ में लीग का मतलब क्या होता है और टूर्नामेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर ये परसेंटेज का इसमें आप ये देख लेना, मैं
जो जो काफी टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है ना, वही वाले बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद ना फिक्सर तैयार करने का फॉर्मूला दे रखा है। देखो ये ना 1 नंबर से लेकर 5 नंबर में आ जाता है। जैसे मान लो एग्जाम में बोला कि 19 टीम का आपको फिक्सचर तैयार करना है, तो आप क्या करोगे, 19 टीम लिख दो। पता है फिक्सचर का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ना सभी टीम जैसे नॉकआउट में है, मतलब सभी टीम पूरे अच्छे से मैच खेल ले और कोई टीम ऐसी ना बचे जिसको मैच खेलने का मौका ना मिले। ठीक है, ऐसे नहीं करना, मतलब इस प्रकार का फिक्सचर बनाया जाता है। तो 19 है ना, तो यहाँ पर टोटल आप 19 टीम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये देखो 13, 14, 15, 16, मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है ना, तो ये 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया। अब यहाँ पे ना इस पूरी टीम को ना 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऊपर वाली कितनी टीमें आएंगी। तो सिंपल तरीका ये होता है, अगर ओड नंबर है, जैसे मैंने यहाँ पे ओड नंबर लिया, देख रहे हो, इवन लेंगे तो जैसे 20 है तो 10 ऊपर हो गई, 10 नीचे हो गई। लेकिन अगर ओड आता है ना, ऊपर हम ज्यादा वैल्यू रखते हैं, नीचे कम रखते हैं। फॉर्मूला ये बना लेते हैं n+1/2, यानी कि 19 में 1 जोड़ा 20, 20 का आ रहा 10। ठीक है, तो आप सिंपल ये रखना, जब टीम के 2 ग्रुप बनाए जाते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, ये हाफ ऑफ बना दिया। ऐसे क्वार्टर भी होता है, क्वार्टर में 4 हिस्से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम हाफ वाला पढ़ रहे हैं, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर ज्यादा टीम रख दी, नीचे कम रख दी। लेकिन 22 एक होता है, 22 जिन बच्चों को नहीं पता एग्जाम में 22 भी पूछता है। तो 22 में होता है कि हम कुछ टीम को ना पहली बार में खेलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने पहली बार में खेलने दिया तो आगे जाके ऐसा सिस्टम बन जाएगा कि कुछ टीम खेल ही नहीं पाएंगी। तो पहले हम उन टीमों को 22 दे देते हैं जो टीम बहुत बेस्ट करती है ना, उन्हें बोलते हैं अब तुम्हें खेलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम बिना खेले आगे बढ़ जाओगे। तो 22 कितनी टीमों को दी जाती है, इसके लिए राउंड से निकालना पड़ता है फॉर्मूला। या 19 लिखा है ना, तो 2 का हमें लेना होता है मतलब मल्टीपल। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 1 2 3 4 5। तो अब देखोगे यहाँ 32 आ रहा है। आपको सर आपने 32 पे लिया, आपने 16 तक क्यों नहीं लिया? इससे एक बड़ा लेना पड़ता है राउंड। अगर यहाँ 15 होता तो मैं 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16 लेता। यहाँ पे 19 है, और 19 है तो मैं कितना लूंगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 16, तो 32 लूंगा। अब 32 लेने की वजह से 19 घटा देंगे इसमें से। ठीक है, 32 में से 19 घटा देंगे, और 12 में से 9 गए, यहाँ 3 बचे, यहाँ बचा 1। ठीक है, समझ में आ गई? तो अब ये 13 मतलब ऐसे चांसेस आएंगे जिसमें उन्हें नहीं खिलाना हमें। तो ऐसे में क्या करेंगे, जो शुरू की जो अच्छी 13 टीमें होंगी ना, उनको हम पहली बार में खिलवाएंगे नहीं, ताकि आगे सबके पेयर बन जाए और अच्छे से वो खेल पाए। और ये 13 22 कहलाती है, 22। और 22 देने का सिस्टम क्या होता है? 22 देने का सिस्टम होता है, ये देखो ये रूल है। जैसे जब हमने इसको बांटा था, तो ऊपर ज्यादा टीम दी थी, नीचे कम दी थी ना। लेकिन जब 22 देते ना, तो ऊपर ज्यादा 22 नहीं देते, नीचे ज्यादा 22 देते हैं। इसलिए 22 नीचे से स्टार्ट करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अब देखो यहाँ पे लिखा 22 देने का फॉर्मूला। देखो अगर इवन है तो आधा आधा कर देंगे। लेकिन ओड होता है तो ऊपर वाले को कम देते हैं, नीचे वाले को ज्यादा देते हैं। देखो जैसे जब टीम बांटते हैं तो ऊपर वाली ज्यादा टीम बढ़ती है, नीचे कम बढ़ती है ना। ओड की मैं बता रहा हूँ, इवन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, लेकिन 22 में उल्टा होता है, ऊपर कम। मैं पता ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में 1 नंबर का खाली इतना ही पूछ लेता है कि अगर वो बोलेगा 19 टीम है तो बताइए 22 कितनी होंगी, तो आप बताओगे 13। फिर यहाँ ये पूछ लेगा कि अगर 19 टीम है तो अगर 22 जो है वो 13 है, तो ऊपर कितनी 22 दी जाएंगी? तो ऊपर जैसे 13 में 1 जोड़ा 14, 14 का 7, तो ऊपर जो है एक कम मिलेंगी, नीचे एक ज्यादा मिलेंगी। ऊपर 6 मिलेंगी, नीचे 7 मिलेंगी, तभी तो 13 होगा टोटल करने पे। ठीक है, तो 22 देने का तरीका क्या है? देखो यहाँ पर सबसे पहले 22 इसको देंगे, तो सबसे बढ़िया टीम जो होती है ना, वो ये होती है। एग्जाम में पूछेगा ना, जब हम टूर्नामेंट करते हैं तो सबसे बढ़िया टीम कहाँ पे रखी जाती है, किस पोजीशन पे रखी जाती है? तो 19 नंबर पे रखी जाती है। इसलिए 1 नंबर से 5 नंबर पे आता है। सबसे पहले 22 को देंगे, फिर 22 को देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 22 को देंगे, यहाँ पर इसको 11 को, तीनों को, फिर 22 नंबर 4 इसको देंगे। मतलब अभी नहीं खेलेंगे, मतलब ये है। 5वें नंबर पे किसको देंगे? फिर वैसे ही स्टार्ट कर देंगे। 22 नंबर, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है 22 6 आ गया। ठीक है, फिर ये 22 नंबर 7 आ गया, ये 22 नंबर 8 आ गया। ठीक है, फिर सेम वैसे कर देंगे 22 नंबर 9,
फिर बाई 10, फिर बाई 11, बाई 12, फिर वही शुरू कर देंगे बाई 13। ठीक है, अब मैच होगा, देखो इन दोनों में मैच होगा, एक जीतेगा। ये थोड़ा मैंने नीचे लिख दिया ना, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, तो ये इन दोनों में मैच हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों में मैच होगा, एक जीतेगा। ठीक है, थोड़ा लाइन से लगाना ऐसे इन दोनों में, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कि जोड़ा ना बने। ठीक है, समझ में आ गई, इन दोनों मैच। अब ये सब टीमों ने पहली बार में पहले राउंड में मैच खेला ही नहीं। अगर आपसे पूछेगा ना पहले राउंड में कितनी टीमों ने मैच खेला, 1 2 3 4, मतलब 22, जो हमने 13 ने तो खेला नहीं, तो 19 से 13 गए, कितने बचे, 6। तो कितने ने खेला, 6 ने खेला, 1 2 3 4 5 6, 6 ने खेला। ठीक है, ऐसे याद रखना। अब मैच इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों दूसरे राउंड में, राउंड नंबर 2 में इन दोनों में होगा, एक जीतेगा। ठीक है, और ये इस बाई में और इस वाली टीम में होगा, एक जीतेगा। इसमें और इसमें होगा, एक जीतेगा। इसमें इसमें होगा, एक जीतेगा। इसमें एक जीतेगा, इसमें एक जीतेगा, इसमें एक जीतेगा, इसमें एक जीतेगा। ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद फिर इन दोनों में होगा, एक जीतेगा। 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 फिर देखो ये राउंड है, देखो 1 2 3 4 5 राउंड ही लगेंगे। ठीक है, इन दोनों में एक होगा, फिर ये फाइनल राउंड में एक जीतेगा। ठीक है, समझ में आ गई। ये इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया, रफली समझाया, हो सकता है थोड़ा बहुत अगर बीच में से देखो समझ ना आए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये 1 नंबर से लेकर 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, बाकी आप ये थ्योरी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, और ये अच्छे से यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, 11 टीम का दे रखा है। पहले ये ट्राई करके देख लेना, समझ में आ गया। मैंने बहुत बड़ा नंबर ले लिया था 19, है ना, तो ये देख लो, ये यहाँ पे दे रखा है इन्होंने। ठीक है, बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं, अब अपने आप पढ़ लेना। ठीक है, लीग टूर्नामेंट है। लीग टूर्नामेंट में क्या होता है, हर टीम हर किसी के साथ खेलेगी, तो ये आपको इसको भी ऊपर पढ़ लेना। और कई बार ये साइकिलिंग भी आ जाता है, बस इसका ये फॉर्मूला याद रख लो। साइकिलिंग में कुल मैच पूछ लेता है 1 नंबर में, तो n ब्रैकेट में n-1/2, ये फॉर्मूला याद कर लो बस। ठीक है, साइकिलिंग में इतना याद रख लेना बस। ठीक है, तो साइकिलिंग का बनाने के लिए बोल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये फॉर्मूला रख लो, कितने राउंड लगेंगे, 9 लगेंगे। ठीक है, 9 टीमें हैं तो 9 ही राउंड लग रहे हैं। ठीक है, साइकिलिंग मतलब अब मैं ये नहीं कह सकता ना नहीं पूछेगा। ठीक है ना, तो जो ज़्यादा पूछा वो बता रहा हूँ, लेकिन करनी तैयारी आपको सारी है, इसलिए मैंने कहा थोड़ी बहुत मेरी वीडियो भी देख लो, आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत फायदा हो जाए। अब आ जाओ, इंट्राम्यूरल क्या है। देखो, जब एक दीवार के अंदर, मतलब एक ही स्कूल में आपस में बच्चे खेल रहे हैं ना, वो इंट्राम्यूरल होता है। ठीक है, इसका फायदा क्या, बना के तो बच्चे का विकास होगा, बच्चा जो है अपनी टीम के साथ खेलेगा तो उससे सहयोग बढ़ेगा, उसको अपनी कमियों को जानने का मौका मिलेगा, ऐसे बना के आप ले सकते हैं। और एक्स्ट्रा म्यूरल क्या है, इसका मतलब ये होता है कि जब दीवार को पार करके, यानी कि आप दूसरे स्कूल के साथ, दूसरे स्टेट के साथ खेलते हैं, तो वो होता है, इसमें ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है, तो उसे और आगे बढ़ने का मौका मिलता है, उसे अपनी प्रतिभा को जानने का मौका मिलता है। क्योंकि एक स्कूल के अंदर तो उसी प्रकार के लेवल के बच्चे, दूसरे स्कूल के उनका करेक्टर अलग है, उनकी नॉलेज अलग है, स्किल अलग है, तो वो सीखने को उसे मिलता है। ये आप आराम से बना के बता सकते हो, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है। इंट्रा मतलब दीवार के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक्स्ट्रा मतलब बाहर होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह कराए जाते हैं, स्वास्थ्य जोड़ वगैरह। ठीक है, तो आगे सुनो। उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना, ये है खेलों में बच्चे और महिलाएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखा है, वर्ष से कम आयु के बच्चों की सारी क्रियाएं। देखो ये ना, आप थोड़ा बहुत सुन लो, जैसे 1 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो वो 14 से 17 घंटे सोता रहता है। ठीक है, और अगर वो 0 से 3 महीने का है, और 4 से 11 साल का, तो 12 से 16 घंटे सोता है। ठीक है, वो मतलब बच्चे को एक ही पोजीशन में मत बैठने दें। ठीक है, बच्चे को जो अलग अलग प्रकार की जो है गतिविधियों में लगाएं, उनको मोबाइल वगैरह ना दें। ठीक है, उनका मतलब जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनको न्यूट्रिशन वगैरह पूरे दें। इस तरीके से आप यहाँ पे बता सकते हैं। और वृद्धों के ऊपर आगे भी क्वेश्चन है, जो टेस्ट वगैरह है ना, वो हम आगे पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत। आप जैसे किसी में भी आता है ना, जैसे टीनेज के बच्चों को क्या क्या सुविधा देनी चाहिए, वो लोग एक्सरसाइज करवाओ, उनको तनाव से मुक्त करने के लिए बहुत सी मतलब शिक्षा दो, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताएं, ऐसे आप बना के और बता देना। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, या तो ये वाला क्वेश्चन आता है या मांसपेशियों वाला आता है। ठीक है, पहले हम आसन पढ़ लेते हैं। ये जो
आसन संबंधी विकृतियां मतलब होता है कि इसे डिफॉर्मिटीज कहा जाता है, पोस्चर रिलेटेड डिफॉर्मिटीज होती हैं, ठीक है। मतलब जैसे हम जो बैठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, तो हमें कई प्रकार की डिफॉर्मिटीज का फेस करना पड़ सकता है, जैसे फ्लैट फुट, ठीक है, हो गया, नोकनी हो गया, ये सारी की सारी होती है। पहले आप देख लो कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये सारी हैं, इनमें से कोई एक आने के चांस हर बार होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे अब इसके बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। देखो पहला नोकनी आया है, नोकनी में इस तरीके से होता है। अब आप पिक्चर आपके दिमाग में आ गई ना, अपने आप बना के लिख दोगे कि भाई इसमें घुटने टकरा जाते हैं, ये क्यों होता है, विटामिन डी की कमी से हो जाता है, रिकेटस नामक रोग, मतलब विटामिन डी मतलब कैल्शियम जो कमी है उसकी वजह से हो जाते हैं, न्यूट्रिशन पूरे नहीं मिल पाते हैं, या बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाने की वजह से हो जाता है, ठीक है। मोटे लोगों को इसमें ज़्यादा देखना पड़ता है, चलने में परेशानी होती है, बना बना के बता सकते हैं, क्योंकि इसमें घुटने दोनों स्पष्ट हो जाते हैं। ठीक करने को उपाय क्या है, क्योंकि अब इसका गैप कम करना है, तो आप बोलोगे इसमें हम क्या रखते हैं, तकिया रख सकते हैं, ठीक है, सोते समय तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं, घुड़सवारी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप बना बना के बता सकते हैं। मैं एक एक दो दो पॉइंट बता रहा हूँ, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। चपटे पैर है, ठीक है, तो यहाँ पे चाप जो होती है ना, ये चाप ये कम हो जाती है, तो जिसे चपटा पैर कहा जाता है। थोड़ा बहुत पता लग गया, फिर आप बता दोगे भाई ये कारण क्या है, तो चोट लग जाए, हर किसी में चोट तो लिख सकते हैं, हर किसी में कुपोषण ये हर किसी में लिख सकते हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो गई है, मोटापे का शिकार हो गए, ये सब में लिख सकते हो आप, ये जो भी डिफॉर्मिटीज है ना, ठीक है। और पैरों से लिखने की करेंगे ना, पैरों से लिखेंगे तो इससे आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। रेत पर चलोगे, ठीक है, और ताड़ासन करोगे, पंजों पर चलोगे, तो दो चार हो गए। अब ये देखो, ये देखो, ये जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हुए हैं ना, ये तीनों में से एक आर्टरी है, स्कोलियोसिस। ज्यादातर ये लिखा आएगा स्टेटमेंट, आपको बताना पड़ेगा क्या है। स्कोलियोसिस में क्या होता है, एक कंधा ऊपर एक कंधा नीचे, तो स्कोलियोसिस में नाम से पता लग रहा है, बस याद रखो स्कोलियोसिस। याद सॉरी, याद करने का तरीका क्या है, देखो यहाँ लिखा स, यहाँ फिर लिखा का, ओ की मात्रा, देखो ये सा से ऊपर चला गया, तो ये ऐसे हो रहा है, मतलब कंधा ऊपर हो रहा है, स्कोलियोसिस, ठीक है। तो अब इसमें एक कंधा ऊंचा, दूसरा कंधा नीचा, इसमें एक कूला ऊपर एक कूला नीचे, ठीक है। तो एक पैर पे ज्यादा वजन, एक पैर पे कम वजन, मुश्किल है कोई, ठीक नहीं है मुश्किल। तो ठीक करने के उपाय मैंने क्या बताया, आप तैराकी लिख सकते हो, एक्सरसाइज लिख सकते हो, अगर कोई आसन पता है तो आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ धनुषा का टांग, देखो उसमें क्या और था, चिपक रही थी, क्या नाम था उसका पता है आपको, मैंने आपको कौन सा बताया था, ये नोकनी, ठीक है, जो घुटने वो नोक कर रहे हैं, एक दूसरे टकरा रहे हैं, इसलिए नोकनी नाम रखा है। और ये क्या है, ये क्या है, बोल एक्स, नाम में आंसर है, धनुष बन रहा है। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाती है दोनों में, मुझे पता है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सोचोगे ना, सर ने बताया था कैसे, तो बोल एग, तो बोल एग में क्या होगा, इसमें दोनों के बीच की घुटनों की दूरी बढ़ जाती है, धनुष जैसे टांगे बन जाती है, लिखा तो है धनुषाकार, ठीक है। बोलोगे क्यों होता है, बोलोगे हड्डी मांसपेशी कमजोर होने की वजह से, न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से, ठीक है। कुपोषण मैंने कहा ना, हर किसी में आप लिख सकते हो, ठीक है, गलत तरीके से चलने वगैरह की वजह से। और जैसे कौन सी बीमारी है ना, उसको देखो जिसकी वजह से उसका आप रीजन लिख सकते हो, है ना। मालिश करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, हर किसी में वही है, गरुड़ आसन करो, हाँ है ना। अब आगे सुनो, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर अब आ जाओ, यहाँ पर जो है आगे क्या बता दूं, देखो भाई अब ये सुनो, ये ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं, देखो खाने से संबंधित डिसऑर्डर। तो ये दो होते हैं, एक होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, एक होता है बुलिमिया, ठीक है। एक बात और बता दो, देखो ये एग्जाम में भी बहुत बार आया है, फीमेल एथलीट ट्रेड, ये जो फीमेल एथलीट ट्रेड है ना, मतलब जो खिलाड़ी है और महिलाएं हैं वो खिलाड़ी है, देखो अब महिला एक खिलाड़ी है, तो उनमें क्या होता है कि जैसे बॉडी में मंथली जो है जैसे ब्लीडिंग सा हो रहा है, ठीक है। तो अब इसी वजह से क्या होता है कि उनमें जो है ना थोड़ी न्यूट्रिशन की कमी रह जाती है, वो न्यूट्रिशन पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। तो जो वीमेन है ना, तो फीमेल एथलीट ट्रेड्स, उनको तीन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। एक है ऑस्टियोपोरोसिस, अगर वो अपना ध्यान रखे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये पाई जाती है, ये पाई जा सकती है, इसलिए यहाँ पे अवेयरनेस दी जा रही है कि ऐसा नहीं करना, उन्हें अपने को हेल्थी रखना है। तो ऑस्टियोपोरोसिस है, ठीक है, और एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर है।
अब ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हड्डियां जो होती है ना, हड्डियां वो जो है ना सही से डेवलप नहीं हो पाती, उनका जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, तो हड्डियां ना पिसने से लग जाती है, गलने से लग जाती हैं। तो ये क्या होता है, कैल्शियम वगैरह ना खाने की वजह से। दूसरा है ये ऋतुरोध होने की वजह से, ठीक है। तो जैसे ऋतुरोध मासिक धर्म जो है वो अनुपस्थित हो रहा है, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। ये महिलाओं में 3 ट्रेट्स होते हैं, एक ऑस्टियोपोरोसिस, ये नहीं सब में पाए जाते, मतलब प्रॉब्लम है तो हो रहे हैं, इसको ध्यान रखना होता है कि ऐसा ना होने पाए और वो हेल्थी रहे, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीसरा है, तीनों आ जाते हैं। और इसके 2 टाइप है ईटिंग डिसऑर्डर के, जो महिलाओं में ज्यादातर पाया जाता है, पुरुषों में भी पाया जा सकता है ये, ठीक है, ईटिंग डिसऑर्डर। तो ये होता है एनोरेक्सिया और बुलिमिया, ठीक है। इसमें क्या होता है, भूख लगती नहीं है, ठीक है, शुभा शुदा अभाव, और इसमें होता है अतिशुद्ध, इसमें भूख बहुत लगती है बुलिमिया, और फिर ज्यादा खा लिया तो फिर बाहर निकालने लग जाते हैं उस खाने को, ठीक है। तो अगर इसकी पिक्चर अवेलेबल होती तो पिक्चर से आप समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों समझ में आ गया, एनोरेक्सिया है जिसे नर्वोसा कहा जाएगा, मतलब पूरा है, और बुलिमिया इनका अतिशुदा, और ये शुदा अभाव है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो ये आखिर क्यों होती है एनोरेक्सिया, ये सामाजिक कारक हो सकता है, जैविक कारक हो सकता है, मतलब समाज की वजह से, या मतलब फैमिली से चला आ रहा है, या कोई पर्सनल रीजन हो सकता है। यहाँ पर भी देखो जो रीजन दिया ना, परिवार की वजह से, समाज की वजह से, दोनों सेम आ गए, सेम सेम नोट कर लो इसमें। इसमें क्या होता है, भोजन करने की विचित्र परंपरा हो जाती है, लगातार कम भोजन खाया जाता है, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं खाना, मैं अगर खाया तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, बाहर बहुत ज्यादा गिर जाता है। इसमें बार बार खाते हैं, बार बार तो मैंने जरा खा लिया तो उल्टी करके बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें अतिशुद्ध है ना, भूख बहुत लगती है, तो फिर ज्यादा खा ले तो वही मेरा शरीर कोई मोटा ना हो जाए, मोटी ना हो जाओ, तो ठीक है। तो इस तरीके से फिर खाने को बाहर उल्टी करके निकाल देते हैं, ठीक है। इसमें रक्तचाप धीमा हो जाता है, इसमें शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो 2-3 इसके पॉइंट याद कर लो, बहुत है, बाकी आप अपने से बना बना के इसमें लिख देना, समझाने के क्या है, मतलब समाज के साथ जुड़े, समाज के साथ रहें, ठीक है। देखो बार बार ये क्वेश्चन दे रखा है कि महिला खिलाड़ी के तरह कौन कौन से होते हैं। एक होता है अस्थि सुशीरता, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब हड्डियां जो है वो कमजोर होने लग जाते हैं, कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। दूसरा ऋतुरोध हो गया, ठीक है, मासिक स्राव नहीं होता है, ठीक है। तो उसके बाद तीसरा भोजन संबंधी विकार है, अनोरेक्सिया और बुलिमिया, इसमें शुद्धा का अभाव होता है, ठीक है। इसमें यहाँ से देख लो, इसमें शुद्धा अभाव होता है, ठीक है, इसमें अतिशुद्धा होती है, ठीक है। तो ये देखो 3-4 बार दे रखा है। अच्छा, इसमें देखो बता रखा है कि जो बुलिमिया से पीड़ित होते हैं ना, तो उनमें क्या क्या देखा जाता है। तो इस संबंध में इसमें व्यक्ति लालचवश अपने शरीर व भूख की तृप्ति से कहीं अधिक भोजन खा जाता है, ठीक है। बुलिमिया देखो, ये जो हमने अभी पढ़ा था, बुलिमिया, ठीक है, मतलब इसमें हम ज्यादा भोजन खा लेते हैं और बाद में परेशानी होती है, शर्मिंदा होते हैं, फिर उल्टी कर देते हैं, हाँ मैंने ज्यादा खा लिया, मैंने ज्यादा खा लिया। ये उपवास, डाइटिंग या कठिन व्यायाम, दवाइयाँ खाने लग जाते हैं, जिससे जो हम खाया उसको बाहर निकालने लग जाते हैं। तो ये वंशानुगत हो सकता है। देखो इसमें लक्षण क्या है, छुप छुप कर खाना, बार बार भोजन करना, वजन बार बार फिर कम करना, ज्यादा करना, ऐसे करते हैं ये, ठीक है। सुनना निवारण क्या है, डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाद बैठो, उसको समझाओ, इस तरीके से आराम से कर सकते हैं, ठीक है। और जो है ना यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का ना बाकी नहीं बता रखे, जैसे जो आगे की और कुबड़, पीछे की ओर, यहाँ पे सिर्फ एक बता रखा है, ठीक है। स्कॉलर से आगे के कुबड़, पीछे के कुबड़ भी कर लेना, ठीक है, वो वाला भी इसमें कर लेना, जिसमें आगे सुनो मेरी बात। उसके बाद यहाँ पर है हम आगे, अब ये देखो, ये जीवन संबंधी रोग हैं, तो इसमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है, या तो मोटापे पे आएगा, या मधुमेह पे, अस्थमा पे, उच्च रक्तचाप। देखो मोटापा को ठीक करने के लिए ताड़ासन करो, मतलब आप 3-4 आसन ऐसे याद रख लो जो कॉमन हो, जैसे ताड़ासन सब में दिखेगा आपको, देख लो। तो ऐसे सूर्य भेदन आप बता सकते हो, सब में प्राणायाम विधि सब में लिख सकते हो आप, जो सब में है वो 2-3 याद कर लो, बाकी 2-2 एक्स्ट्रा याद कर लो, क्योंकि आना तो है जरूर। थोड़ा डीपली देखा तो बोलेगा ये आसन किससे जुड़ा हुआ है। तो ये लिखा मोटापे को कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, देखो ये लिखा है ताड़ासन करो, जिससे मोटापा कम हो, हलासन करो, मत्स्यासन करो, उष्टासन करो, ठीक है। और ताड़ासन कैसे होता है, और आपको पिक्चर बनी आएगी आसन की, आपको उसका नाम बताना होगा, ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो, ये जैसा आसन है इसका नाम बताना होगा,
ठीक है, अब ये 2-4 आप अपने आप पढ़ लेना, देख लो। इस आसन का नाम बताओ, कट चक्रासन है। सारे एक बार याद करना पॉसिबल नहीं, इंपॉर्टेंट बता दो। ये पवन मुक्त आसन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मोटापे को कम करने के लिए होता है, ठीक है। इसमें गहरी सांस लेते हुए छोड़ते हैं नाक से, ठीक है। इस तरीके से मत्स्यासन है। बाकी आसन वासन तो आपको खुद देखना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बता दो जो सबसे ज्यादा आया हुआ है, ठीक है। ये वाला देख लो, ये आया हुआ धनुरासन, बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे हम देखते हैं। देखो पवन आसन दोबारा दे रखा है क्योंकि बहुत बार रिपीटेड है ना, ठीक है। अब सभी बीमारियों के लिए अलग अलग आसन है, ठीक है। ये मंडूक आसन है, नाम जो है ना बताना होगा आपको, पिक्चर बनी आएगी तो, ठीक है। अब इस चैप्टर में तो यही है, 5-6 नंबर का आएगा। इसके फायदे नुकसान बताओ। अस्थमा क्या होता है पता है? अस्थमा क्या होता है? सांस की बीमारी होती है, सांस लेने और छोड़ने में कठिनाई होती है, तो प्राणायाम करो, ठीक है। लंबी सांस छोड़ो, लंबी छोड़ो, ठीक है। इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। अभी सारे बताना। ये हाई ब्लड प्रेशर, जैसे ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ना, बहुत जरा गुस्सा आने लग जाता है, तो कौन कौन से आसन है बता रखे हैं, ठीक है। ये देखो ताड़ासन सब में लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। सबके आसन बता रखे हैं, दो दो सबके याद कर लो, शुरू में इन्होंने बता दिए थे, ठीक है। इस चैप्टर ये हो गया, ठीक है। उसके बाद है ये जो विशेषज्ञता वाले बच्चे होते हैं, मतलब एग्जाम में आता है कि इनको कैसे रखना चाहिए, मतलब अलग स्कूल बनाने चाहिए, एक साथ बोले ना, समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, जो ठीक है उनके साथ रखना चाहिए, ताकि ये भी आगे बढ़ सके, इनको भी बहुत सारी चीज सीखने को मिले। फिर आते हैं पैरालंपिक खेल की शुरुआत किसने करी, तो आप बताओगे। सर्वप्रथम पैरालंपिक 1960 में रोम में शुरू हुए थे। इसका मुख्यालय क्या है? वोन जर्मनी में है, ठीक है। और पता है शुरुआत किसने करी थी? जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति कैनेडी है ना, उनकी बहन ने करी थी, यूनिस कैनेडी ने। उन्होंने शुरुआत करा था इनके ऊपर, मतलब उसको एक तरह से दया थी, उन्होंने कहा कि सिंपैथी थी कि भाई इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, इन्हें भी खेलना चाहिए। सुन रहे मेरी बात? तो ये स्पेशल ओलंपिक जो है भारत में कब स्टार्ट हुआ? इसको सन 1988 को विशेष ओलंपिक इंडिया के रूप में स्थापित किया गया था, तो 2001 में इसका नाम बदलकर विशेष ओलंपिक भारत रख दिया गया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बता रहा, ठीक है। और इसको डेफ ओलंपिक मतलब जो बहरे बच्चों के लिए है, ठीक है। और ये आ जाता है एग्जाम में कि भाई 2024 में कहाँ हुआ था? टर्की में। ये विंटर डेफ वाला और समर वाला 2 बार होता है, एक बार सर्दी में, एक बार गर्मी में होता है, ठीक है। समझ में आ गई? तो आगे सुनो। देखो पैरालंपिक में वर्गीकरण की अवधारणा बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, आईपीसी की फुल फॉर्म आ जाती है, ठीक है। तो यही वर्गीकरण करते हैं, मतलब अलग अलग डिवाइड कर देना, मतलब बच्चों को अलग अलग कैटेगरी के, ताकि उनको डिवाइड करके अच्छे से उन्हें खिलाया जा सके, ये होता है बस इसमें, ठीक है। तो पैरालंपिक का मतलब पता है आपको क्या होता है? देखो द्वितीय युद्ध के दौरान लाखों लोगों को काफी भीषण पीड़ा से गुजरना पड़ा। काफी लोग युद्ध की भीषणता को याद कर कांप उठते हैं। इस युद्ध का डर समझते हुए सर लुडविग गटमैन ने सन 1948 में लंदन में विभिन्न अस्पतालों में शारीरिक रूप से विकलांग हुए लोगों की प्रतियोगिता का आयोजन किया। जो विकलांग होते हैं ना, उनके लिए होता है पैरालंपिक। और ये किसने शुरुआत करा था? लुडविग ने, गटमैन ने 1948 में, ठीक है। और इसी से बढ़ते 1960 में रोम ओलंपिक के दौरान लुडिंग गटमैन ने करीब 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और उनके लिए खेल का आयोजन किया। तब से लेकर ये होने लगा। और इसमें रंगना पैरालंपिक में सिंबल में 3 रंग लाल, नीला और हरा शामिल है, ठीक है। इसका मोशन आता है एग्जाम में, ये मोटिव क्या है इसका? ये स्पिरिट इन मोशन, ये एग्जाम में बहुत बार आएगा। तो पैरालंपिक का मुझे अचानक ध्यान में आ गया ना कि भाई ये इंपॉर्टेंट रह गया, तो बता दिया मैंने, ठीक है। आपको और भी तैयारी करनी है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो वर्गीकरण विभाजन में क्या अंतर होता है? देखो वर्गीकरण में होता है अलग अलग ग्रुप बना देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे जिनको आंखों की दिक्कत है उनका अलग ग्रुप बना दिया, जिनके पैरों की दिक्कत है उनका अलग ग्रुप बना दिया, ठीक है। ताकि अलग अलग खेलेंगे तो उनमें से बेस्ट निकलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। विभाजन मत होता है जब आपने विशेष ओलंपिक से जुड़े समूहीकरण की प्रक्रिया होती है, मतलब अलग अलग समूह को जो आपने एक स्पेशल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये समूह में खेलने वाले कौन से खेल है, अकेले वाले कौन से हैं, इसको चलो छोड़ो, रहने दो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया समावेशी किसे कहते हैं। जो विशेषज्ञता वाले बच्चे होते हैं, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनको एक साथ सिखाना खिलाना, ठीक है, ताकि वो भी समाज से जुड़ सके और अपने आप को और आगे बढ़ने में उन्हें मदद मिले। तो समावेशिकों की आवश्यकता क्यों है? मतलब आखिर सबको जैसी एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों करवाया जाए? इससे क्या होगा? सबको आत्मसम्मान मिले, सबको आत्मसम्मान मिले, बच्चों को उनका कौशल, उनका डेवलप स्किल बढ़ जाए, बना के लिख दोगे ना, उनमें बेहतर समझ आ जाए। क्योंकि देखो स्कूल अलग में रख देंगे तो वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर हम साथ में रखेंगे ना उन्हें, तो वो ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो विशेषज्ञता वाले बच्चों के लिए फायदे क्या है, तो बता दो कि अगर देखो
अगर हम उनको ये शारीरिक क्रिया करवाएंगे, फिजिकल एक्टिविटीज कराएंगे, उन्हें खेल करवाएंगे, तो उनको क्या फायदे मिलेंगे? आप बताओगे? उनका शारीरिक विकास होगा, मानसिक विकास होगा, देखो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, उनका जो मेंटल डेवलपमेंट होगा, उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, उनके जो इंडिविजुअल जो है व्यक्तिगत जो गुण है वो बढ़ेंगे, उन्हें सोशल समाज में भी रहने का मिलेगा, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, वो भी समाज से जुड़ेंगे और समाज पर ध्यान देंगे, नेगेटिविटी उनमें खत्म हो जाएगी, वो कहेंगे हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी जो है बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें भी समाज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ऐसे आप बता सकते हो, बाकी छोटे में भी लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब आ जाओ पोषण से जुड़े। संतुलित आहार मतलब ऐसा भोजन जिसमें सभी आवश्यक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वैसा, विटामिन वगैरह, ठीक है। अब हमारे खाने में ना कुछ हमें ज्यादा चाहिए होते हैं, उसे मैक्रो कहते हैं, कुछ हमें खाने में कम चाहिए होते हैं, उसे माइक्रो कहते हैं। तो हमें खाने में मैक्रो क्या चाहिए? देखो ये आप याद रखना, एग्जाम में बहुत बार आया, कार्बोहाइड्रेट, इसमें 3 चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन के परमाणु पर व ऑक्सीजन के परमाणु का अनुपात 1:1 होता है, ये याद रखना है, ठीक है। 1:2 रेशियो याद रखना। और मतलब क्या होता है 1:1? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, 3 चीजें होती हैं, 1:1, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो ये मैक्रो में आता है, मतलब जो हमें भोजन में ज्यादा चाहिए होता है। तो भोजन में हमें ज्यादा क्या चाहिए होता है? हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। तो कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? एक होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रूक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में, माल्टोज के रूप में, ये पानी में घुल जाते हैं। किससे मिलता है? रसीले फल, गन्ने से, चुकंदर से, आम से, अनार से। और ठीक है, ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के हैं, ठीक है, सिंपल, दूसरा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जो होता है पानी में नहीं घुलता, तो पानी में नहीं घुलता आलू, शकरकंद, चुकंदर, मक्का, गेहूं, ठीक है। तो ये मैक्रो होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हो गए, और क्या होते हैं कार्बोहाइड्रेट? चलो इसमें बाकी आपको दूसरा प्रोटीन पता होगा, वसा, ये मैक्रो में होते हैं, ठीक है। और प्रोटीन के क्या काम होते हैं? हमारी बॉडी की बिल्डिंग का काम करता है, हमारी बॉडी को बनाता है, शरीर को बनाता है। एग्जाम में पूछता है कि शरीर को बनाने वाला या उत्तकों को बनाने वाला कौन होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। तो किससे मिलेगा? दूध से, साबुत दालों से। प्रोटीन क्या करता है? लेकिन ना शरीर का निर्माण करता है, ठीक है। बस 1-2 बहुत है। अभी फैट, फैट क्या करता है? देखो ये जो फैट है ना, ये भी मैक्रो है। अगर कोई भी आए मैक्रो जरूर लिख देना, बोलना इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो तत्व होते हैं वो इतने % में होते हैं, 76, 12, 12, ये एग्जाम में आ रहा था, ठीक है। तो फैट में 2 चीज से मिलता है, पौधों से भी, जानवर से भी। पौधों में किससे मिलता है? तेल से, मेवे से, और जानवर में मांस से, मछली वगैरह, ठीक है। करता क्या? फैट ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, ठीक है। भूख को सेटिस्फाई करता है, इसलिए लोग जैसे पूड़ी खा ले, वो खा लेते हैं, भटूरे वगैरह, तो फैट होता है, मिल जाता है उन्हें। भूख से संतोष होता है, मतलब इतना एनर्जेटिक नहीं मिलेगा, आपकी भूख शांत कर देगा। अब आ जाओ माइक्रो, जो हमें कम चाहिए होता है, विटामिन और खनिज लवण, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पानी में घुल जाते हैं ना विटामिन, वो है बी और सी। देखो बी और सी पानी में घुल जाते हैं, बाकी जितने बचे वो फैट में घुल जाते हैं, ठीक है। तो फैट में बाकी कौन बचा? देखो होते कौन कौन से विटामिन है? ए, बी, सी, डी, ई और के होते हैं। तो बी और सी तो पानी में घुल जाते हैं, बाकी सारे फैट में घुल जाते हैं। अब बस ये पता होना चाहिए कि और बाकी और क्या होता है? ये भी माइक्रो होता है। ये आते हैं गैर पोषक फाइबर। क्या होते हैं? ये हमारे पेट को ना साफ करने का काम करते हैं, हमारे जो गंदा वेस्ट मटेरियल से बाहर निकालते हैं हमें इसे, ठीक है। ये बहुत कुछ दे रखा है, ठीक है। तो फाइबर जो होते हैं ये फायदा करते हैं हमें, मतलब टेस्ट भी प्रदान करते हैं हमें, मतलब जो बाकी जो हमें न्यूट्रिशन चाहिए होता है उसको दिलवाने में मदद कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैंने काफी आपको बताने की कोशिश की है, मैं ये नहीं कह सकता मैंने पूरा 100% करवा दिया, ठीक है। तो ये मैं एक वीडियो बना रहा हूँ पेपर के टाइम पे, छोटी मोटी, ठीक है। डाइटिंग का मतलब होता है कि भाई जितना भोजन हमारे शरीर को चाहिए होता है उससे हम कम लेते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने आप को जैसे पतला करने के लिए कहीं करते हैं या किसी प्रकार से हो सकता है, तो इसका ध्यान भी रखना होता है। और कुछ मिथक, मतलब कुछ झूठी बातें हैं, वो आपको बताना पड़ेगा, यहाँ पर एग्जाम में आएगा कि मिथक है, सच बात है। और भोजन असहिष्णुता का मतलब क्या है? मतलब जब कोई भोजन खा रहा है ना, हमारे भोजन, हमारा शरीर उसको सहन नहीं कर पा रहा, तो हमारे शरीर को बाहर निकाल रहा है, और यहाँ हमसे मतलब लिया नहीं जा रहा, हमें उससे एलर्जी हो गई है, वो होता है असहिष्णुता। मतलब जैसे कोई चीज व्यक्ति खाता बीमार नहीं पड़ जाता, वो होता है उस व्यक्ति के लिए भोजन असहिष्णु। जैसे किसी को तेल वाली चीजें पसंद नहीं होती, कोई जैसे दूध नहीं पी पाता, मतलब जैसे वो कुछ मिला के पी पाता, वैसे नहीं, तो वो उसके लिए भोजन असहिष्णु कहला लेता है, ठीक है। तो अब डाइटिंग के कोई मिथक आ जाते हैं, जैसे कम वसा या वसा रहित आहार अच्छे होते हैं, तो बोलोगे ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये मतलब मिथक होता है, ठीक है। तो फिर ऊर्जा कम मिलती है वगैरह वगैरह, ऐसे आपको मिथक बताने पड़ते हैं। जैसे देर रात तक खाया भोजन अधिक मोटा शरीर होता है,
तो इसमें कह रहा कोई बदलाव नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपको मिथक अगर आ गया तो बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया ऑसिलेशन क्या होते हैं, ठीक है। चलो ये थोड़ा बहुत हो गया, ट्रेनिंग वगैरह हो गई, ठीक है। अब जो है ना हमारा यहाँ पे नेक्स्ट है खेलों में परीक्षण और मापन, मतलब टेस्ट वगैरह। देखो ये हृदय वाहिका का टेस्ट है, ये एग्जाम में आएगा, यहाँ पे खालिस्तान दे देगा, तो आपको इसमें भरना पड़ेगा। यहाँ 5.5 आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे एग्जाम में आएगा कि जो 5 से 8 साल वाले हैं उनके लिए कौन कौन से हम यहाँ पर कर सकते हैं टेस्ट वगैरह, तो BMI सब में लिख सकते हो, BMI सब में लिख सकते हो, ठीक है। प्लेट टैपिंग है, फ्लेमिंगो बैलेंस है, ये सारे आगे पढ़ लेते हैं, आगे दे रखे हैं। तो देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है BMI के बारे में। देखो ये 5 से 8 साल के बच्चों के लिए बता रखा है, जो 1 से लेकर 3 क्लास में जाते हैं उनकी हेल्थ का टेस्ट करने के लिए BMI कर सकते हो। BMI पता ना, शरीर के वजन को उसकी ऊंचाई के स्क्वायर से भाग कर दो। एग्जाम में दे देगा कोई 40 किलो का, उसकी हाइट 2 मीटर है, तो आप क्या करोगे 40 दो बार लिखोगे तो काट दोगे 10, तो 10 आ गया उसका BMI, ठीक है। ऐसा न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये बच्चे की हाइट को माप रहे हैं, ठीक है। देखो फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट हो रहा है। तो अब आपसे ना कोई भी, जैसे एक पहला तो आपको मैंने बता दिया BMI के बारे में, इन्हें पूरा निकाल के दिखा, हाइट मापी, उसका वजन मापा, फिर स्क्वायर से भाग कर दिया। फिर दूसरा टेस्ट होता है बच्चे के लिए फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, ठीक है। फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट में देखो किस तरीके से 60 सेकंड तक एक ही स्थिति में रहना है, ठीक है। देख लो किस तरीके से बच्चा, ठीक है, एक पोजीशन में रह रहा है। तो यहाँ पढ़ ले सकते हैं क्या क्या चीज चाहिए, बस इसी पोजीशन में लिख देना भाई, इसमें एक पोजीशन में बच्चे को खड़ा रखता है, और ये लिखा है अपने पसंदीदा पैर पर बीम या ईंट पर खड़े हो जाना है, ठीक है। बीम पर, ये ईंट पर खड़ा है बच्चा, बस इतना लिख दो। इसे बोलेंगे फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट। बैलेंस करना आना चाहिए, 60 सेकंड तक आप उस पोजीशन पर रह रहे हो तो आप हेल्थी हो, ये मतलब है। दूसरा है प्लेट टैपिंग टेस्ट, फटाफट प्लेटों को आगे पीछे ऐसे करना है, ठीक है। तो ये 2 पीली डिस्क ली जाती है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होती है। आप ये बस थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। तो 50 या 25 पूरे चक्कर लगाए जाते हैं, 25 चक्कर पूरे कर रहे तो मतलब वो सही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टेस्ट है यहाँ पे 4 से 12 साल तक के बच्चों के लिए, थोड़ा थोड़ा देख लो बस। 4 से 12 साल BMI सबके लिए करवाना है, फिर इसमें 50 मीटर की स्टैंडिंग स्टार्ट करवाया जाएगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद दूसरा 600 मीटर की दौड़ करवाई जाएगी इससे। बस हेडिंग कर लो, बना बना के लिख देना। जैसे पूछेगा ना MCQ में कि भाई 9 से 18 साल के बच्चों में कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो ये बता देना, ठीक है। दूसरा सिट एंड रिच परीक्षण टेस्ट होता है इसमें, ये देख लो सिट एंड रिच परीक्षण में इसकी खोज किसने करी थी, ये 1952 में वेल्स और डिल्टन द्वारा किया गया था, ये MCQ में पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आंशिक या पार्शियल कर्लअप टेस्ट होता है, ये देखो ये रहा कर्लअप टेस्ट। इसमें कम से कम 2 इंच ऊपर आपको मतलब इस तरीके से रखना है, ठीक है। और देखो बाकी 6 नंबर पे लड़कों के लिए पुशअप है, लड़कियों के लिए थोड़ा संशोधित पुशअप है, ठीक है। ये देखो ये लड़कों के लिए और यहाँ लड़कियों के लिए थोड़ा सा रखा कि देखो लड़कों को तो देखो घुटने नहीं रखने हैं ना, लड़कियों को घुटने लगा के करने हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रख लेना, बस होगा। टेस्ट मुश्किल था कोई। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से वो बता रहा कि इन टेस्ट के बारे में क्या है, ठीक है, क्या नहीं है। 600 मीटर की दौड़ वगैरह है, ठीक है। तो अब देखो ये एग्जाम में आ रहा था कि अगर 18.5 से कम आ रहा तो उसका भार बहुत कम है, ठीक है। 18 से इतना आ रहा तो सामान्य भार माना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि नॉर्मल वेट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए होती है, ठीक है। ये आपको याद रखना, नॉर्मल वेट की वैल्यू मानी जाती है, ठीक है। बाकी इन्हें यहाँ पे सपोर्ट में दोबारा दोबारा यहाँ बता रखा है, ठीक है। उसके बाद आगे वाले बच्चों के लिए भी होते हैं टेस्ट। देखो ये हार्वर्ड स्टेप परीक्षण टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपको देखो ये टेस्ट है, ये फॉर्मूला याद रखना है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, या फॉर्मूला याद रख लेना पूरा। इसमें मैं थोड़ा बहुत बाकी पढ़ना तो पढ़ सकते हो आप, क्या है इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला आप कर लेना। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ, ये दिल को मापने के लिए हार्वर्ड से परीक्षण टेस्ट में बेसल चयापचय दर चेक की जाती है, ये आता है बेसल चयापचय दर यानी कि BMR, ये एग्जाम में हर साल आया। तो लड़कों के लिए देखो ये वैल्यू फॉर्मूला 6.25 है, यहाँ पे 6.25 है, ये 10 है, यहाँ 10 है। ये लड़कियों का देख रहे हो
सारा फॉर्मूला सेम है, देख रहे हो क्या अंतर है पता है, यहाँ पे प्लस का 5 है लड़कों में या माइनस का 161 है, इतना याद रखना बस, क्योंकि ये एग्जाम में काफी रिपीटेड हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये बुजुर्गों के लिए टेस्ट आ गए हैं। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए बैक स्क्रैच टेस्ट करवाया जाता है, कुर्सी पर बैठना खड़े होने का टेस्ट होता है। ठीक है, ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसको इस तरीके से चलना है। ठीक है, ये बुजुर्गों के लिए याद रख लेना 2-3। ठीक है, यहाँ पे चेयर सीट एंड ये बुजुर्गों के लिए टेस्ट है। ठीक है, सपोर्ट है ना, इन्होंने लाइन से दे नहीं रखे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये अगर आज जॉनसन मैथनी मोटर, ठीक है, एडुकेबिलिटी का टेस्ट है, तो फ्रंट रोल, बैक रोल, जॉपिंग, हाफ टर्न और जॉपिंग, ये चलो इसको अब ये हो गया। ठीक है, देखो लचक जो है ना, लचक मतलब हम कोई काम जैसे अपने को किस तरीके से कर पाते हैं, मोड़ पाते हैं ना वो, तो लचक किस पे डिसाइड होगी, हमारी मांसपेशियों पे, जोड़ों पर, ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट पर या किसी चोट पर। अगर चोट लगे तो फिर हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी होगी नहीं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी अपनी बॉडी को मोड़ पाना, उम्र या लिंग पर डिपेंड करती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा फटाफट मैं बिल्कुल देख लेता हूँ कुछ और, क्योंकि अब देखो ये हड्डियों के जो प्रकार है ना, हड्डी जो टूट जाती है हड्डी, देखो ये चोटे हुए क्वेश्चन आ जाता है। देखो चोटों पे देखो, पहले तो पढ़ लो जो जो टिश्यू की जो चोट है, टिश्यू की चोट कौन सी होती है, या तो रगड़ खा जाए, जैसे ये मांस है इस पर रगड़ खा गई, रगड़ खा गई। दूसरा गुम चोट हो गई, अंदर ही चोट लग गई। ठीक है, फटना, वो फट गया, पूरा ही फट गया। ठीक है, चीरा लगना, मोच, ये एग्जाम में 5 नंबर में आ जाता है। ऐसे ये हड्डियों की चोट है। ठीक है, हड्डियों की जो चोट है, ये हड्डी जैसे हड्डियों के नरम होने के कारण बचपन में होना, ये सारी हड्डियों की तिरछी हो जाना, पचड़ी हड्डी, ये चित्र बने होंगे ना, ये देखो ये चित्र से आपको याद हो जाएगा। ये हड्डी कच्ची हो गई है, ये हड्डी के टुकड़े हो गए, ये अनुपस्थ, ये तिरछी हो गई, पचड़ी हो गई। ये आपको हड्डी के कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है, चित्र बनाएगा, नाम बताना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और कहाँ से क्वेश्चन लाएंगे। ये वृद्धावस्था है, बुजुर्ग जो होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र में बदलाव आ जाता है, उनकी गति जो है धीरे हो जाती है। अब न्यूटन के 3 शॉर्ट में समझ लो। पहला नियम होता है कुछ चीज चल रही है तो चलती रहेगी, रुके तो रुकी रहेगी। दूसरा है त्वरण का नियम है, पहला जड़त्व, त्वरण मतलब होता है कितनी ताकत लगेगी, ये उसके जो है ना बल 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 कितना लगेगा, बल कितना लगेगा उसके द्रव्यमान मतलब मास, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी यानी कि उसके वेग के गुणन पर निर्भर करेगा, मतलब कोई ताकत कितने लगेगी उसके द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, तीनों नियम। तीसरा नियम, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, तो इसमें जड़ता का नियम होता है, इसमें त्वरण का, इसमें क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, 2-3 बार सुन लेना वीडियो में। ठीक है, ये एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, ये फॉर्मूला पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हर क्रिया का प्रकार, जैसे बंदूक चला रहा है तो उतनी ताकत पीछे भी लगेगी, अगर तैराक को आगे जाना तो उसे पीछे पानी फेंकना पड़ेगा, जितना पीछे पानी फेंकेगा उतना तेज आगे जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम है ये वाला। ठीक है, ये लीवर वाले पे क्वेश्चन हर साल आता है। ठीक है, लीवर के तीनों टाइप आप कर लेना। देखो ये तीनों टाइप यहाँ दे रखे हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम वाले में देखो, यहाँ पर फलक्रम बीच में होता है, लोड यहाँ होता है, बल यहाँ निकलता है। ठीक है, और सेकंड वाले में यहाँ पर देख लो, फलक्रम यहाँ है, लीवर यहाँ है और बल यहाँ है। रट लो, 2 याद रख लोगे, तीसरा अपने आप कर लोगे। ठीक है, ये देखो तीनों यहाँ पर इन्होंने मैचिंग करने के लिए दिया है यहाँ पे, तो मैचिंग करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये आप मैचिंग वाला क्वेश्चन देख लेना। ठीक है, देखो संतुलन कैसे, एक चलते हुए संतुलन चाहिए होता है और एक आप उसी जगह पर जहां पर हो वहां पे आपको संतुलन चाहिए होता है, बैलेंस मतलब। ठीक है, ये देखो ये चलते हुए संतुलन हो गया, ये आप रुके हुए बैलेंस कर रहे हो। ठीक है, तो अब ये घर्षण मतलब होता है जब 2 चीजें आपस में एक दूसरे संपर्क में आती है ना, उसे घर्षण कहते हैं। तो पानी में भी होता है और ये भी, अब इससे मैं नहीं बता पा रहा। ये घर्षण के फायदे भी है, नुकसान भी है। और एक क्वेश्चन ये आ जाता है, ठीक है, प्रोजेक्शन है, तो जितना हम समतल फेंकेंगे ना उतनी वो दूरी पर जाएगा। ठीक है, ये आपको रहना, जितना कम एंगल होगा उतनी दूरी पर वो जाता है। ये आप दोनों एक बार पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद ये पर्सनैलिटी है। ठीक है, पर्सनैलिटी देखो, एक होते बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, ये किसने दी थी, जंग ने दी थी। ठीक है, मतलब जो दिखाते हैं कैसे, जो अंदर ही रखते हैं बात को, जो दोनों प्रकार के होते हैं। और एक बिग 5 भी पर्सनैलिटी के टाइप होते हैं।
ये आप एक बार देख लेना क्योंकि 5 नंबर में आ जाता है। ठीक है, मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है अंदर से आना, दूसरा बाहर से किसी के द्वारा दे जाना, मतलब प्रेरण बोलते हैं, प्रेरण। और व्यायाम के फायदे नुकसान तो बता सकते हो। और आक्रामकता एक पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, मतलब जैसे गुस्सा वगैरह करते हैं तो शत्रुता वाली होती है, वाय होती है और मुखर होती है, मुंह से बोली जाती है। एक होते हैं मारपीट करके करना। ठीक है, और ट्रेनिंग खेलों में कौन सी दी जाती है, मैक्रो। ठीक है, शक्ति के प्रकार, ये एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये आइसोमेट्रिक व्यायाम होता है, इसमें औजारों सामान की जरूरत नहीं पड़ती है, जो आप बिना उसकी आराम से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो। आइसोटोनिक होता है तो इसमें कम मशीन्स वगैरह की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और ठीक है, और आइसोकाइनेटिक में जिसमें बहुत ज्यादा मशीन से काम होता है। और ये किसने बताया था, इसे आप पढ़ लेना, जे पेरिन। ठीक है, तीनों का पढ़ लेना क्योंकि एक पक्का आता है, थ्योरी लिखा कि नाम बताना होगा, नाम लिखोगे तो थ्योरी बतानी पड़ेगी, क्योंकि और कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से थोड़ा घुमा घुमा के दे जाते हैं। ठीक है, और सहन क्षमता। अब ये फाटलेग का मतलब क्या, देखो इस दो प्रकार की ना ट्रेनिंग होती है, एक फाटलेग और एक अंतराल। इसमें क्या होता है, लगातार भागना पड़ता है, कभी पत्थरों से, कभी पहाड़ से, कभी कीचड़ से। ये होता है, ये 1930 में इसके बारे में बताया गया था। और लगभग कितने किलोमीटर भागना पड़ता है, यहाँ पर कहीं मेंशन किया होगा, और ये देख लेना। और 140 से 180 मीटर की जो है धड़कन रहती है। इसमें क्या होता है, हम बीच बीच में रुक जाते हैं। ठीक है, इसमें आराम नहीं होता, इसमें आराम होता है। ठीक है, ठीक है, चलो ये एंड्रेस पढ़ लेना, ये इंटरवल का और बता रखा है, ये भी देख लेना। चलो इतना मैंने करा दिया कि आपको फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही है। अब ये वीडियो में लचक वगैरह हो गया। ठीक है, और चलो 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 कुछ और देख लेता लगे तो। ये सर्किट वाला एक बार पढ़ लेना। ठीक है, सर्किट अभी अभी हमने दिखाया था। ठीक है, ये देख लेना एक बार। ठीक है, आठ सेशन प्रशिक्षण का उदाहरण। तो वीडियो में इतना ही था, समरी जैसे भी आपको लगा हो ठीक, बाकी अंदर से डीपली पढ़ लेना। ये वाला क्वेश्चन एक बार कर लेना। ठीक है, इसके आंसर दे रखे होंगे पीछे, अब ढूंढने पड़ेंगे कहाँ। नहीं तो कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूँ बुजुर्गों के पढ़ लेना। वो एक टेस्ट बुजुर्गों का रह गया है, क्वेश्चन 16 इंच वाला बॉक्स चाहिए होता है और एक 20 इंच का चाहिए होता है, ऊपर चढ़ना नीचे उतरना। और बुजुर्गों का भी एक बार देख लेना। ठीक है, उनको कहीं टेस्ट करवाया तो बुजुर्गों वाले ज्यादा आने के चांस होते हैं। तो बाकी सारा कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। टेक केयर स्टूडेंट्स।